नमस्कार, द बोनस के स्पेशल शो बोनस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। शुक्रवार के बोनस पॉइंट में हमने आपसे कहा था कि सोमवार को बाजार बंद है और बोनस पॉइंट का रेगुलर शो होने की संभावनाएं कम है, लेकिन साथ में ये भी बताया था कि कुछ स्पेशल हुआ तो स्पेशल शो लेकर के ज़रूर आएंगे। और वीकेंड में टैरिफ को लेकर के कई ऐसे घटनाक्रम हुए जिन्हें जानने के बाद हमने ये तय हुआ कि आज का स्पेशल शो जाएगा। और इस स्पेशल शो के लिए अंशुमान सर हमारे साथ मुंबई स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी, आप सबका स्वागत है। तो आज का बोनस पॉइंट वैसे तो टैरिफ से जुड़े घटनाक्रम पर ही फोकस रहेगा, लेकिन कुछ खबरें और भी हैं जिन्हें हमने शामिल किया है आज के इस कार्यक्रम में। उसमें पहली खबर टेलीकॉम कंपनियों को सरकार के दिशा निर्देश से जुड़ी हुई है। दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को ये निर्देश दिया है कि नेटवर्क में इस्तेमाल हो रहे चीन में बने उपकरणों की जानकारी उपलब्ध कराई जाए। रिपोर्ट के मुताबिक चीन में बने टेलीकॉम उपकरणों से संभावित सिक्योरिटी थ्रेट को देखते हुए दूरसंचार विभाग ने ये कदम उठाया है। सर, सरकार ने ये निर्देश आखिर में दिया क्यों, और ट्रेड वॉर से इसका कोई रिश्ता है क्या? विपुल, करीब करीब पिछले एक दशक से भारतीय टेलीकॉम उद्योग और चीन के रिश्तों को लेकर भारत की सरकार और सुरक्षा एजेंसियां असहज रहीं। एक पुराना इतिहास है इसका कि भारत में टेलीकॉम सेक्टर की जब क्रांति शुरू हुई थी और नेटवर्क बनना शुरू हुए थे, तो चीन की कंपनियों ने सस्ती दर पर अपने इक्विपमेंट्स और नेटवर्क की तकनीक प्रोवाइड की थी भारतीय कंपनियों को, जिस पर आज भारत में एयरटेल, जियो और इनके बड़े नेटवर्क बने हुए हैं। इसके बाद सरकार ने सख्ती की, मना किया, रोका कि चीन के उपकरणों का इस्तेमाल नहीं होगा। अब ताजा परिस्थिति में एक बार फिर ये पड़ताल शुरू की गई है सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से, जिसकी की दो वजहें हो सकती हैं। पड़ताल यह है कि सारी टेलीकॉम कंपनियों से कहा गया है कि उनके नेटवर्क में चीन के कौन कौन से इक्विपमेंट्स इस्तेमाल हुए हैं। उसमें दो तरीके के इक्विपमेंट हैं। एक तो लेगेसी इक्विपमेंट है, क्योंकि ये सारे नेटवर्क पिछले 10 साल से 12 साल से काम कर रहे हैं और इनमें तीन चार जनरेशन आ चुकी हैं। हमने 2G में देखा, फिर 3G में देखा, फिर 4G में देखा और फिर 5G में देखा। तो ये इन पूरी जनरेशन में चीन के हिस्से पुर्जे लगे हुए हैं, नेटवर्क के इक्विपमेंट हैं, रडार हैं, BTS सिस्टम्स हैं। इनमें चीन की कंपनियां खासतौर से हुआवे और ZTE के इक्विपमेंट लगे हुए हैं। सरकारें जानना चाहती है कि मौजूदा परिस्थिति में इनमें स्थिति क्या है, क्योंकि कई तरीके के खतरे हैं सुरक्षा को लेकर, चीन के उपकरणों के इस्तेमाल को लेकर, पहली चीज। और दूसरी जो बड़ी चीज ये कि सरकार ये भी जांचने की कोशिश कर रही है कि क्या ट्रेड वार की परिस्थिति में इलेक्ट्रॉनिक्स में डंपिंग का खतरा तो नहीं है और चीन की कंपनियां और भी भारत के बाजार में अपने टेलीकॉम नेटवर्क और इक्विपमेंट्स भेजने की कोशिश तो नहीं करेंगी। टेलीकॉम कंपनियों से इस मामले में अब जवाब तलब किया गया है, उनसे सूचनाएं मांगी गई हैं। जरूरी और महत्वपूर्ण बात यह समझना ये जरूरी है कि चीन ने शुरुआत से भारत के टेलीकॉम नेटवर्क में अपनी एक दखल बना रखी है। उसकी वजह यह है कि जब भारत के टेलीकॉम नेटवर्क बन रहे थे, उस समय यूरोप से आने वाले इक्विपमेंट और अमेरिका से आने वाले इक्विपमेंट या जो तकनीक थी वो चीन से आने वाली तकनीक की तुलना में महंगी थी, और इसलिए भारतीय ऑपरेटर्स ने चीन के उपकरणों पर अपने आप को ज्यादा ध्यान दिया और इसलिए भारतीय नेटवर्क में चीन की बड़ी हिस्सेदारी है इस समय। जी, इस बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप का संचालन करने वाली अमेरिकी कंपनी मेटा की मुश्किलें अब बढ़ने जा रही हैं। कंपनी के खिलाफ एंटी ट्रस्ट ट्रायल शुरू होने जा रहा है। अगर कंपनी एंटी ट्रस्ट की दोषी पाई गई तो उसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप को अलग करना पड़ सकता है। सर, कैसे देखेंगे इस खबर को आप? ये आज की सबसे बड़ी खबर है अमेरिका में टैरिफ के अलावा अमेरिका के बाजार के लिए। फेसबुक की बादशाहत या मेटा की बादशाहत खतरे में है। फेडरल ट्रेड कमीशन FTC, जिसने फेसबुक और के खिलाफ या मेटा के खिलाफ अमेरिका में एकाधिकार रोकने वाली अदालत में जो मामला दायर कर रखा है, उस पर आज से सुनवाई शुरू हुई है। मार्क जकरबर्ग गहरी मुश्किल में है। FTC का कहना है कि व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का टेक ओवर मेटा ने जिन परिस्थितियों में किया था वो बाजार में प्रतिस्पर्धा को खत्म कर रहा था। यानी इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के बाद, एक शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म और एक शॉर्ट चैट प्लेटफॉर्म, इनके बाद बाजार में मेटा का एक अधिकार है, क्योंकि इंस्टाग्राम सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है अपने तरीके का और व्हाट्सएप सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, और मेटा ने इसे फैलाकर कई जगह अपने साथ जोड़ लिया है। यह मामला पिछले 3-4 साल से चल रहा है। अमेरिका की जो एकाधिकार रोकने वाली अदालतें हैं
वो लगातार इसकी सुनवाई कर रही हैं। जो ताजे आंकड़े आंकड़े हमारे पास, ताजी सूचनाएं आ रही हैं, उसमें पहले मार्क जकरबर्ग को ऐसा लग रहा था कि शायद अमेरिका की अदालत उनको राहत देगी और ये दोनों कंपनियां उनके साथ बनी रहेंगी। लेकिन अभी सुनवाई से पहले जो संकेत हमारे पास अमेरिका से आ रहे हैं वो ये है कि अगर ये मामला जकरबर्ग या मेटा हारती है तो फिर इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को उनको इस कंपनी से अलग किया जाएगा। विपुल जी, में याद रखना होगा कि अमेरिका में एकाधिकार के मुकदमों का एक बड़ा अपना दिलचस्प और रोचक इतिहास है। एक दौर था जब माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर लेकर आई थी और वो सिस्टम्स में भी, और जो कंप्यूटर को चलाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम है, और नेट और इंटरनेट की दुनिया में भी, दोनों पर राज करती थी। और उसके बाद मुकदमा चला, माइक्रोसॉफ्ट को तोड़ा गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर को बेचने पर सख्ती लगाई गई और वहीं से गूगल का जन्म हुआ और गूगल का ब्राउजर आया जो आज दुनिया का सबसे बड़ा ब्राउजर है। तो टैरिफ के बराबर, उसके पैरेलल इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी निगाह रहेगी और हम आपको इसके अपडेट देते रहेंगे। बिल्कुल, तो इस पर निगाहें रहेंगी। लेकिन इस बीच विदेशी बाजार में गोल्ड का भाव नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। कॉमेक्स पर कीमतें $3263 प्रति औंस के ऊपरी स्तर तक पहुंच गई हैं, जो कि अब तक का रिकॉर्ड ऊपरी स्तर है। कीमतों में आई इस रिकॉर्ड तोड़ तेजी के बावजूद गोल्डमैन सैक्स ने 2025 के लिए गोल्ड के भाव के अनुमान को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। रिसर्च हाउस के मुताबिक 2025 के अंत तक ग्लोबल मार्केट में गोल्ड का भाव $3700 प्रति औंस का ऊपरी स्तर छू सकता है, यानी मौजूदा स्तर से करीब 15% की तेजी और देखी जा सकती है। सर, गोल्डमैन सैक्स की इस भविष्यवाणी आखिर में क्या कुछ कहना चाह रहे हैं गोल्डमैन सैक्स, और इतनी ऊंचाई के बाद अभी 15% की तेजी और? ये बेहद चौंकाने वाली और कुछ हद तक चिंता में डालने वाली भविष्यवाणी है। सोने की कीमतों में इतनी तेजी दो महत्वपूर्ण चीजों का संकेत होती। एक ये कि मंदी दरवाजे पर खड़ी है, क्योंकि सोना मंदी के से हेज है, बचाव है, और गोल्डमैन सैक्स मान रहा है कि जो भी हो रहा है दुनिया के बाजार में ट्रंप के टैरिफ से, उसके चलते बाजार में मंदी तय है और ऐसी स्थिति में सोने की कीमतें बढ़ती रहेंगी। और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण चिंताजनक बात है, जिस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम के अंत तक डोनाल्ड ट्रंप के संदर्भ में, कि अगर सोने की कीमत तो जो गोल्डमैन सैक्स कह रहा है कि $3300 तक जा सकती है, तो फिर डॉलर का क्या होगा? और डॉलर में जितनी तेज गिरावट हमें हाल फिलहाल के हफ्तों में देखने को मिली है, ये अमेरिका के लिए और दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के लिए चिंता का विषय है। पर इस भविष्यवाणी का जो सबसे महत्वपूर्ण, ये फोरकास्ट का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है विपुल जी, वो ये है कि गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि एक्सट्रीम रिस्क केस में सोने की कीमत $4500 प्रति औंस तक जा सकती है। बिल्कुल अकल्पनीय है, अवास्तविक है कि सोने की कीमतें $4000 से ऊपर निकल जाएं, लेकिन कुछ भी हो सकता है क्योंकि बाजार की जो परिस्थितियां हैं, किसी ने नहीं सोचा था कि दुनिया 0% टैरिफ से 125% टैरिफ पर पहुंच जाएगी। तो अगर दुनिया 0 से 125% टैरिफ पर जा सकती है तो सोने की कीमतें भी $4000 पर औंस से ऊपर आ सकती हैं। मौजूदा परिस्थिति में दुनिया के बाजार में सोने की कीमत उसके उत्पादन लागत की दोगुनी हो चुकी है। मुझे यहाँ एक और बड़ा खतरा जो इस कीमत में बढ़ोतरी से दिख रहा है वो दुनिया के सेंट्रल बैंक हैं। बिल्कुल जी, आपको पता है कि पिछले 3-4 साल में, 5 साल में दुनिया के केंद्रीय बैंकों ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की जबरदस्त खरीद की है और उन्हें जमा किया, चाहे वो भारत हो, रशिया हो, टर्की हो, चाइना हो। अब इस स्थिति में सोना जिस ऊंचाई पर है, वहां से अगर वो नीचे आता है और करेक्ट होता है, टूटता है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि बैंकों के विदेशी मुद्रा भंडार के वैल्यूएशन का क्या होगा। इसलिए सोना अब एक बेहद पेचीदा और एक बहुत जोखिम भरी दिशा की तरफ निकल चुका है। कीमतों में तेजी के रुख लगातार बने हों। चलिए, तो इस पर हमारी निगाहें लगातार रहेंगी और आपको समय समय पर हम जो है बुलियन मीटर के जरिए आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन इस बीच टैरिफ को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कदमों से अनिश्चितता बढ़ती ही जा रही है। पहले उन्होंने दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाए, फिर टैरिफ 90 दिन के लिए टाल दिए, लेकिन चीन पर टैरिफ बढ़ा दिए। उसके बाद चीन से सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट पर राहत दे दी, और अब ऐसे बयान आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट पर स्पेशल टैरिफ लगेंगे। साथ में फार्मा इंपोर्ट पर भी टैरिफ लगाए जाएंगे। पहले से फार्मा को टैरिफ के बाहर के दायरे से बाहर रखा गया था। सर, इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर के जो बातें सामने आ रही हैं, इस पर छूट क्या थी और ये छूट क्यों दी गई थी? विपुल जी, डोनाल्ड ट्रंप प्रतिदिन, जैसा हमने कहा था पिछले सप्ताह भी कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप आपका वीकेंड भी खराब करेंगे, आप शेयर बाजारों में छुट्टियों को भी प्रभावित करेंगे, और ऐसा ही हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने फ्राइडे से लेकर आज तक अपने 2 बार रंग बदले, और इनको समझना दुनिया के बाजारों के लिए बेहद मुश्किल हो रहा है, और इसलिए अनिश्चितता अपने चरम पर है बाजारों में। इसलिए जब आज बाजार अमेरिका के खुलेंगे तो उनमें उस अनिश्चितता का असर भी हमें दिखाई देगा। शुक्रवार को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, एक कदम पीछे
खींचते हुए कि इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्टफोन, सोलर पैनल, सेमीकंडक्टर, फ्लैट स्क्रीन टीवी, फ्लैश मेमोरी ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव और 20 प्रोडक्ट्स को करीब करीब टैरिफ से छूट दी जाएगी, क्योंकि इनकी कीमतें तत्काल अमेरिका के बाजार में बढ़ने की संभावना थी। महंगाई, अमेरिका में इलेक्ट्रॉनिक्स की बड़ी डिमांड है और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बड़ा हिस्सा है, और इसको 5 अप्रैल 2025 से सुबह 12 बजे 1 बजे से लागू करने का फैसला भी कर दिया गया, यानी पिछली तारीख से ये लागू की गई। कंपनियां तत्काल, हमने जैसा कहा था पिछले कार्यक्रम में कि कंपनियां इतनी जल्दी अमेरिका में उत्पादन शुरू नहीं कर सकती, डोनाल्ड ट्रंप ने उसके लिए और ज्यादा समय देने की बात कही। इसमें एप्पल, डेल और बहुत सारी जो माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां हैं उन्हें फायदा हुआ कि उनको चीन से होने वाला आयात था। बाजार को यह संदेश गया विपुल जी इसके बाद कि डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा कदम पीछे खींच रहे हैं, और उन्होंने से 1-2 दिन पहले यह भी कहा था कि लोग डरे हुए हैं। लेकिन आज अचानक तत्काल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सुबह एक बयान आता है जो कि कांग्रेशनल बैठक में लिया गया, और उसमें उस बयान में उन्होंने फिर यह कहा कि टैरिफ से कहीं कोई रियायत नहीं मिलने वाली है। उनके मंत्री कॉमर्स सेक्रेटरी लुटनिक ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स पर एक स्पेशल टैरिफ अलग से लगाए जाएंगे, और इसके साथ डोनाल्ड ट्रंप ने यह दोहराया कि फार्मा टैरिफ पर छूट थी, लेकिन ट्रंप अब बड़ा टैरिफ लगाया जाएगा, फार्मा कंपनियों को इसका असर झेलना पड़ेगा। तो अब 3 दिन के भीतर आपके लिए तय करना मुश्किल है, यदि आप एक निवेशक हैं, आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं या कंपनियां खरीद रहे हैं, कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले दिनों में कब ऐसा करेंगे। हो सकता है इस छूट को जो उन्होंने दिया हो, ये 15 दिन बाद एक नया टैरिफ लाकर इसे खत्म कर दिया जाए और इलेक्ट्रॉनिक्स पर टैरिफ लगा दिए जाए, या ये लंबे समय तक चलती रहेगी। दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं ने ऐसा दौर कभी नहीं देखा था। ये जो कंफ्यूजन है, ये जो जानबूझकर क्रिएट किया गया, या डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से दुनिया के शेयर बाजारों के साथ अपने फैसलों से खेल रहे हैं, ये बेहद जोखिम भरा है और इसे लेकर पूरी दुनिया में बड़ी अनिश्चितता है। लेकिन सर सवाल बड़ा यही है कि आखिर में 48 घंटे में ऐसा हुआ क्या कि मतलब जो है उनका नज़रिया इस तरीके से क्यों बदल गया? मुझे 2 संकेत मिल रहे हैं। एक तो ये कि 90 दिन के टैरिफ को बाजार ने और दुनिया के देशों ने यह मान लिया कि डोनाल्ड ट्रंप पीछे हट रहे हैं, और इसके बाद ट्रंप ने यह भी कहा था उसके कालबाज, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे, कि वो 90 दिन में 90 देशों के साथ 90 संधियां करने वाले हैं, ट्रेड डील करने वाले हैं, जिसमें अमेरिकी सामान को उनको दुनिया के देशों के बाजारों में बड़ी जगह मिलेगी। लेकिन इस 90 दिन के पॉज के बाद बाजार को इस तरीके का संकेत गया, उद्योगों को इस तरीके का संकेत गया कि डोनाल्ड ट्रंप पीछे हट रहे हैं, और हटे भी थे। शायद ये पूरी टैक्टिक जो आज हमने दिखाई दी, जो 3 बातें निकल कर आई कांग्रेशनल मीटिंग में, पहले डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, फार्मा पर टैरिफ लगेंगे, उसके बाद लुटनिक का यह बयान कि इलेक्ट्रॉनिक्स पर एक पैरेलल टैरिफ आएंगे जिसमें सेमीकंडक्टर भी शामिल होंगे। इस बात की कोशिश लगती है कि दुनिया के देशों को डराकर, धमकाकर, या इस स्थिति में रखा जाए कि वो जल्दी से जल्दी संधि की मेज पर बैठ जाए और अमेरिका के साथ डील कर सकें, क्योंकि अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप का जो अपना उद्देश्य है वो ये है कि अमेरिका के उत्पादों के लिए दुनिया के देशों में बड़ा बाजार हासिल करना, और जो ट्रेड डिसबैलेंस है, जो ट्रेड इम्बैलेंस है, जो असंतुलन है, उसे कम करना है। तो वापसी तो है, रियायतें तो हैं, पर उन रियायतों को स्थायी बनाने का कोई संकेत नहीं है। ट्रंप लगातार दबाव बनाए रखना चाहते हैं कि ये वापस किसी भी समय लौट सकते हैं, और यही वो अनिश्चितता है जिसको लेकर बाजार अधर में लटके। जी सर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को 90 दिन टाल करके देशों के साथ व्यापार समझौते पर आगे बढ़ने की बात कही है। अमेरिकी प्रशासन की तरफ से 90 दिन में 90 व्यापार समझौतों की बात कही जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या 90 दिन में 90 समझौते संभव हैं? अमेरिका के पहले के व्यापार समझौतों को देखें तो 8 महीने से 2 साल तक का समय लगा है, और वो भी तब जबकि अमेरिकी प्रशासन को इक्का दिक्का देशों के साथ ही बात करनी होती थी। इस बार तो कई देश एक साथ बातचीत करना चाहते हैं और समय सिर्फ 90 दिन है। सर, सवाल यहाँ पर यह है कि इन संधियों में जो सबसे बड़ी अड़चनें हैं वो आपको क्या दिखाई दे रही हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लिए देखिए एक और बड़ी कठिन समय सीमा तय कर दी। 90 दिनों वाला पॉज देने के तत्काल बाद ट्रंप प्रशासन की तरफ से कहा गया, अपने प्रशासन से, अपने अधिकारियों से, कि उन्हें 90 दिनों में 90 व्यापार संधियां करनी, जो लगभग असंभव है। तो हम डेटा पॉइंट में समझने की कोशिश करते हैं कि दुविधा कितनी ज्यादा है, और इसीलिए जो मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि ये संधियां 90 दिनों में नहीं हो पाएंगी, और क्यों नहीं हो पाएंगी वो इसके का विस्तार से हम आपको डेटा पॉइंट में बताएंगे। और अगर ये नहीं हो पाई तो क्या डोनाल्ड ट्रंप फिर इस पॉज को बढ़ाएंगे या वापस टैरिफ को ले आएंगे? इसी के बीच में अगले कुछ महीने बीतने वाले हैं, और आज जो बयान उनका आया वो इस संदेह को, इस आशंका को बढ़ाता है। पहली चीज तो है कि 90 दिन की महत्वाकांक्षी समय सीमा है। विपुल जी ने जैसा आपको बताया
कि किसी भी स्थिति में 8 महीने से 2 साल से कम में कोई व्यापार समझौता नहीं होता। आप भारत और ईयू के व्यापार समझौते पर चर्चा देख लीजिए, कितने लंबे समय से चल रही। अमेरिका जैसे बड़े बाजार के साथ एक बायलैटरल ट्रेड डील करना, एक बड़ी ट्रेड डील करना बेहद मुश्किल है। ट्रंप ये चाहते हैं कि उनके दबाव में, डर में अचानक देश अपने बाजार को खोलते चले जाएं, पर दुनिया के देश इसमें लंबा समय लेंगे। दूसरी चीज है कि यह माना जा रहा है कि अमेरिकी प्रशासन के अंदर एक साथ इतनी व्यापार वार्ताएं करने की क्षमता नहीं, उनका सिस्टम नेटवर्क इतना बड़ा नहीं है। एक तो बहुत सारे कर्मचारियों को निकाला गया है, अधिकारियों की कमी है, और जो अमेरिका के बड़े मंत्री हैं वो अन्य वार्ताओं में व्यस्त हैं, और वैसे भी 90 देशों के साथ एक साथ वार्ता करना दुनिया के किसी देश के लिए संभव नहीं है। तीसरी चीज है कि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि तत्काल कुछ नतीजे निकाल सकें वो टैरिफ का। अभी वो पीछे हट रहे हैं, खिसक रहे हैं, क्योंकि बाजार ने भी उन्हें डरा रखा है, शेयर बाजार और बॉन्ड बाजार का दबाव है। लेकिन वो जल्दबाजी में इन समझौतों को करना चाहते हैं ताकि वो दिखा सके अपनी देश की जनता को कि उन्होंने टैरिफ का डर दिखाया, और फिर दुनिया के बाजारों को इस बात के लिए, दुनिया के देशों को इस बात के लिए सहमत किया कि वो अपने बाजार खोल दें, और इससे उनके राजनीतिक रूप से जो उनका उद्देश्य है वो पूरा हो सके। लेकिन व्यापार वार्ताएं बेहद जटिल होती हैं। हमने लंबा समय देखा है, 1945-50 से विपुल जी दुनिया में व्यापार वार्ताएं शुरू हुई थी WTO की, और होते 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 4 दशक के बाद फैसले हो पाए। तो दुनिया के देश आसानी से डोनाल्ड ट्रंप के साथ चुटकियों में, हफ्तों में संधि कर पाएंगे या मुश्किल दिखाई देता है। समझौतों में कई दौर की बातचीत होती है, कई देशों में संसद की मंजूरी की जरूरत होती है। भारत में तो नहीं, लेकिन दुनिया के कई देशों में समझौते मंजूर होकर संसद में जाते हैं और फिर उसके बाद दस्तखत होते हैं। इसलिए ये 90 दिनों में ये करना बड़ा असंभव सा दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ ये कि हम आगे भी आपसे बात करेंगे कि चीन पैरेलली एक महत्वपूर्ण ताकत के तौर पर अपने स्तर से व्यापार वार्ताओं पर बात कर रहा है और दुनिया के देशों में अपने नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे ये प्रक्रिया और धीमी हो सकती है। माना जा रहा है कि अंततः डोनाल्ड ट्रंप खास देशों पर ध्यान देंगे, खास देशों के साथ संधि की जाएगी, और व्हाइट हाउस के से संकेत भी मिल रहे हैं कि कई वार्ताओं में रणनीतिकारों को यह भी नहीं पता है कि दरअसल फाइनल फैसला क्या लेना है, तो उसमें ट्रंप को सीधे दखल देना होगा। और इसलिए ये जो 90 दिन में 90 समझौते वाली परिस्थिति है, यही वो परिस्थिति थी जिसकी वजह से आज डोनाल्ड ट्रंप ने अपना टैरिफ का थ्रेट या खतरा या चेतावनी या धमकी फिर से नए सिरे से शुरू कर दिए, उसे नए सिरे से जाहिर किया। लेकिन सर, डील तो भारत के साथ भी होनी है। अभी जो मौजूदा परिस्थिति है उस पर इस डील को लेकर के भारत का रुख क्या दिखाई दे रहा है आपको? भारत की तरफ से आज एक बयान आया भारत के कॉमर्स मिनिस्टर का, जैसे पिछले सप्ताह हमने बात की थी, भारत अपना रुख बदल रहा है। भारत की तरफ से कहा गया कि वो डील में जल्दबाजी नहीं करेगा। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ है जो 90 दिन में 90 संधियां करना चाहते हैं, उसमें भारत से संधि काफी बड़ी है, क्योंकि भारत अमेरिका से के उन व्यापार भागीदारों में है जिसमें व्यापार घाटा अमेरिका के पक्ष में और काफी बड़ा है। तो जबकि भारत ने अब दुनिया के देश डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी देखकर उनसे सौदेबाजी और बार्गेन करने की हिम्मत जुटाएंगे। तो भारत की तरफ से कहा गया कि वो यूके के साथ, ईयू के साथ और अन्य देशों के साथ संधियों पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। यूके की संधि के बारे में पिछले सप्ताह हमने दर्शकों को बताया था कि वो संधि लगभग किनारे पहुंच गई, हो सकता है अगले 1-2 महीने में उस पर दस्तखत हो जाए। इसके अलावा ईयू की संधि भी आगे बढ़ रही है। तो भारत की तरफ से दोनों तरीके के संकेत दिए गए। भारत से कहा गया कि BTA पर बातचीत चल रही है, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होगा, इस पर हम लेन देन कर रहे हैं। हम अगर अमेरिका हमसे बाजार खोलने के लिए कहता है तो हम भी अमेरिका के बाजार में कुछ रियायतें चाहेंगे, लेकिन हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। और 90 दिन की समय सीमा के बाद भारत की तरफ से आया हुआ बयान, ये बयान खासा महत्वपूर्ण है कि दुनिया के देश इस बदली हुई परिस्थितियों में डोनाल्ड ट्रंप को अब वैसा सब कुछ करने देने की छूट देने को तैयार नहीं है जैसा कि रेसिप्रोकल टैरिफ आते समय दिख रहा था कि पूरी दुनिया में एक खौफ था। और यही डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी दुविधा है कि उन्होंने टैरिफ वापस लेने के बाद दुनिया के देशों के लिए जो व्यापार वार्ताओं का दरवाजा खोला, उसमें बहुत सारे देश अपनी अपनी शर्तें लेकर भी उपस्थित होंगे और तब ये वार्ताएं आगे बढ़ेंगी। दरअसल चीन जो है अपने यहाँ सरकारी अधिकारियों की उन्होंने छुट्टियां रद्द कर दी हैं और लंबे ट्रेड वॉर की तैयारी कर रहा है। अब ताज़ा जानकारी वहाँ से आपके पास क्या मिल रही है? चीन किस स्ट्रेटजी पे काम कर रहा है अभी? बिल्कुल, ये चीन को देखना बहुत करीब से जरूरी है। जैसे आज हम आप चर्चा करेंगे, चीन के राष्ट्रपति वियतनाम गए हुए हैं, जो कि पहली प्रमुख व्यापार वार्ता है टैरिफ के बाद। वियतनाम अमेरिका का एक बड़ा व्यापार भागीदार है और चीन का भी बड़ा व्यापार भागीदार है। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। चीन ने, जैसा कि हमने लगातार अपने इस कार्यक्रम में बोनस पॉइंट में दर्शकों से कहा है कि चीन लंबे व्यापार युद्ध की तैयारी कर रहा है और इस बार वो किसी भी स्थिति में एक तरफा फैसला नहीं होने देगा। और 2018 से इसकी तैयारी चल रही थी चीन की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद नई उम्मीद इस बात की पूरी आशंका थी कि व्यापार युद्ध बड़ा और गहरा होगा। तो चीन की रणनीति के जो ताजे पहलू खुलकर हमारे सामने आए, उन्हें एक बार हम समझते हैं, क्योंकि भारत के लिए भी ये जानना जरूरी है।
चीन अपनी तैयारी में अपनी जो सप्लाई चेन है उसमें को बड़े पैमाने पर डाइवर्सिफाई कर रहा है। डेटा पॉइंट पे हम देखने की कोशिश करेंगे बिंदुवार। चीन की आपूर्ति श्रृंखला में बड़ा बदलाव है। कुछ अन्य देशों में चीन की कंपनियां अपने उत्पादन को स्थापित कर रही हैं। मैक्सिको में, टर्की में छोटे कारखाने शुरू किए जा रहे हैं जहां से टैरिफ से बचकर अमेरिका को एक्सपोर्ट किया जा सके। विपुल जी, आपको याद होगा हमने कहा था जिस दिन चीन ने अमेरिका ने टैरिफ लगाया था और चीन ने जवाबी टैरिफ लगाया था, उसके बाद चीन ने तैयारी शुरू कर दी थी कि उन देशों की तरफ निगाह दौड़ाई जाए और वहां निवेश किया जाए जहां से सामान अमेरिका के बाजार में जा सकता है। चीन कुछ तकनीकों को लेकर अमेरिका पर निर्भर है, पर सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चीन ने अपनी कैपेसिटी को पिछले 3-4 साल में अभूतपूर्व ढंग से बढ़ाया है और एजुकेशन सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नीचे तक पहुंचाया है। तो चीन अब वो चीन नहीं है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीकों के लिए अमेरिका पर निर्भर है। क्वांटम कंप्यूटिंग में चीन ने 50 बिलियन युआन का निवेश किया है। तो चीन यूरोप से अलग एक बड़ी तकनीकी ताकत, तकनीकी पावर हाउस के तौर पर निर्भर है। डॉलर पर निर्भर की रणनीति चीन आने वाले समय में अपनाएगा, जिस पर निगाह रखनी होगी। गोल्ड की खरीद बढ़ाई है विदेशी मुद्रा भंडार के लिए क्योंकि डॉलर पर निर्भरता न रहे, और नए बाजारों के लिए ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर एक नए व्यापार मंच की शुरुआत करने की तैयारी है। यहां ध्यान रखना होगा कि चीन की तैयारियां कितने पहले से चल रही थी। ब्रिक्स का विस्तार, जिसे भारत ने रोकने की भी कोशिश की, पिछले साल ब्रिक्स का विस्तार किया गया और दक्षिण अमेरिका की और मध्य पूर्व की अर्थव्यवस्थाओं को भी ब्रिक्स में शामिल किया गया, जिसमें कि मैं केवल पहले भारत और रशिया और चाइना और अफ्रीका जैसे देश शामिल थे। तो चीन ने ब्रिक्स का बड़ा विस्तार कर लिया। वो बड़े बाजार हैं जिन पर अब चीन के निर्यात को संभालने का दारोमदार होगा। तो ये है चीन की बड़ी रणनीति जो अब खुलकर धीरे धीरे सामने आती दिख रही है। अभी की मौजूदा परिस्थिति में सर क्या क्या चैलेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं चीन के सामने, और कहां पर आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है चीन के लिए? हम डेटा पॉइंट पर एक बार फिर चलते हैं और देखते हैं कि चीन दुनिया के किन देशों पर काम करना चाह जा रहा है। दक्षिण पूर्व एशिया, आसियान देशों में उत्पादन इकाइयां स्थानांतरित हो रही हैं। वियतनाम के साथ वार्ताओं में अभी जो वार्ताएं चल रही, जब चीन के राष्ट्रपति वियतनाम गए हुए हैं, इस समय मौजूद हैं। आसियान देशों में चीन अपनी इकाइयां पहुंचाएगा और आसियान के माध्यम से अमेरिका के बाजार में पहुंचा जाएगा। हालांकि चुनौती यह है कि अमेरिका को जितनी आपूर्ति जाती है, जितनी सप्लाई होती है, वो क्या इन बाजारों में खप पाएगी? ये चीन के लिए चुनौती होगी। भारत को लेकर चीन की रणनीति में आने वाले समय में बेहद जरूरी बदलाव दिखाई देंगे और इसको हम करीब से निगाह रखेंगे और आपको बताते रहेंगे, क्योंकि भारत चीन के लिए एक बड़ा बाजार भी है। मेक इन इंडिया में चीन की भागीदारी बढ़ने की तैयारी है। भारत सरकार दुविधा में है कि उसे अमेरिका की तरफ देखना चाहिए, चीन की तरफ देखना चाहिए, और दोनों के बीच में संतुलन कैसे बनाया जाए। लेकिन अगर स्थायी रूप से माने तो भारत का ट्रेड एक्सपोजर चीन के साथ बहुत बड़ा है। चीन से अमेरिका से भारत का आयात बड़ा है। भारत की बहुत सारे उद्योग, महत्वपूर्ण उद्योग कच्चे माल के लिए चीन पर निर्भर हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फार्मास्यूटिकल्स हो। चीन आने वाले समय में एफडीआई बढ़ाने की कोशिश करेगा। भारत सरकार की दुविधा होगी कि चीन की पूंजी को आने दिया जाए ना दिया जाए। इस पर अभी सरकार के भीतर चर्चा चल रही है। निवेश को, नीतियों को उदार करने की बात है। अब इसके बाद हम अगले देशों की तरफ जाते हैं। इसके बाद यूरोप है। यूरोप के साथ चीन एक नए व्यापार संधि की समझौते की तैयारी कर रहा है ईयू के साथ। चीन की कंपनियां वहां निवेश कर रही हैं। हालांकि ईयू के भीतर चीन को लेकर काफी रेजिस्टेंस भी है, विरोध भी है, क्योंकि चीन के सामान की वहां डंपिंग का खतरा है। और इसके अलावा चीन अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था में निवेश करना चाहता है। ई कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए 100 अरब युआन के निवेश की योजना है। मिडिल क्लास को और ज्यादा खर्च करने की छूट देने की बात है, जिससे कि उत्पादन को चीन में उसकी खपत की जा सके। जिस डीकपलिंग की बात विपुल जी हम लोगों ने की थी ना पिछले 2 हफ्ते से, उसकी तैयारियों का यह संकेत है, क्योंकि चीन के निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी करीब 16 से 17% है। और वो जो 16-17% सामान है, वो अगर अमेरिका के बाजार में जाना रुक जाता है, क्योंकि पूरी तरह संभावना है 145% की टैरिफ के बाद अमेरिका के बाजार में सामान भेजना चीन के लिए किसी तरह से फायदेमंद साबित नहीं होगा। ऐसी स्थिति में चीन इन नए बाजारों की तरफ अपने आप को फोकस करेगा, जिनमें अफ्रीका और लैटिन अमेरिका हैं, जहां बीआरआई के जरिए बड़ा निवेश किया गया है इन क्षेत्र, और अमेरिका यहां चीन के लिए चुनौती पैदा करेगा। इसके अलावा जो अगले देश हैं उसमें पूर्वी ईस्ट एशिया के देश हैं जिनमें चीन की निगाहें हैं। जिन देशों में जापान, दक्षिण कोरिया के साथ एक ट्राइपार्टाइट ट्रेड एग्रीमेंट पर बात चल रही है। दक्षिण कोरिया के साथ एक नया वर्किंग ग्रुप चीन ने बनाया है अभी हाल में, जो कि सेमीकंडक्टर की जो सप्लाई चेन है उसे नए सिरे से दुरुस्त करेगा। और ये
मिडिल ईस्ट इसके बाद चीन का एक सबसे बड़ा और बाजार होने वाला है, जिसमें सऊदी अरब और अमीरात के साथ चीन नए निवेश के समझौते कर रहा है और ईरान और कतर के साथ एनर्जी में काम कर रहा है। तो यह है वो पूरी चीन की बिसात जिसे उसने अमेरिका से व्यापार युद्ध के लिए बिछा रखा है, और वो मोहरे वहां रखे हुए हैं उन जगहों पर जिनसे अमेरिका से अगर चीन के रिश्ते स्थायी तौर पर खराब होते हैं, व्यापार की जिनकी संभावना बनती दिखाई देती है, तो चीन की अर्थव्यवस्था को कम से कम नुकसान झेलना पड़े। और यही रणनीति अब धीरे धीरे आने वाले समय में हमें बढ़ती हुई और इस्तेमाल होती हुई दिखाई दी। जी सर, लेकिन जिस तरीके से वार पलटवार चल रहा है, ऐसे में क्या चीन और अमेरिका के बीच बातचीत की संभावनाएं आपको लग रहा है होंगी, और उसकी कितने परसेंटेज चांसेस हैं कि ये मैटर आपस की बातचीत से सुलझा लिया जाएगा? डोनाल्ड ट्रंप मिले जुले संकेत दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक संकेत दिया था कि चीन के राष्ट्रपति की उन्होंने तारीफ की थी और कहा था कि वे बहुत समझदार हैं, चतुर हैं और हम किसी न किसी तरह से किसी बातचीत करेंगे, लेकिन फिर उन्होंने अपने नजरिए को बदला है। ट्रंप चूंकि दबाव बनाकर, रिस्क में डालकर चीन की अर्थव्यवस्था को मंदी की तरफ धकेल कर किसी आर्थिक समझौते के लिए मजबूर करना चाहते हैं, जो उन्हें दुनिया के अन्य देशों के साथ भी दिख रहा है, जिन 90 देशों के साथ दिख रहा है। इसलिए जबकि चीन ठहर कर थोड़ी लंबी तैयारी के साथ बातचीत करने को तैयार है, और चीन ने चूंकि 2018 में इसे टेस्ट कर लिया था जब अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध हुआ था, तो इसलिए चीन अपनी लंबी तैयारियां भी कर रहा है और अमेरिका के साथ बराबरी के आधार पर डील या संधि या वापसी की तैयारी करेगा। चूंकि डोनाल्ड ट्रंप शुरुआत से चीन के प्रति बेहद आक्रामक हैं, इसलिए शायद आने वाले दिनों में बातचीत को लेकर कोई बीच का रास्ता तब निकलेगा जब शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप के बीच की निजी केमिस्ट्री सक्रिय होकर सामने आएगी। तो शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप को दोनों को अपने हिसाब से पहल करनी होगी। निचले स्तर पर अधिकारियों के साथ बातचीत चल रही है। अमेरिका की एक और बड़ी चिंता जो हमने डेटा पॉइंट में लिस्ट की है कि वो अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता यह है कि चीन अपनी मुद्रा युआन को कमजोर कर सकता है। हालांकि डॉलर के टूटने के कारण युआन में और कमजोरी, युआन में मजबूती आई है, लेकिन चीन की चूंकि युआन मुद्रा पर अपना नियंत्रण है, उतनी पारदर्शिता नहीं, तो चीन उस मुद्रा को कमजोर करके बाजारों के भीतर जा सकता है। तनाव कम होने की संभावना इसी बात पर निर्भर है, जैसा मैंने कहा कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग खुद इस बातचीत के लिए आगे नहीं आते हैं और रियायतों पर स्पष्ट रूप से बातचीत नहीं होती, तब तक चीन और अमेरिका के बीच कोई ठोस बातचीत आगे बढ़ती नहीं दिखाई देती। जी सर, लेकिन इस सबके बीच में वियतनाम को लेकर के आखिर चीन की क्या तैयारियां दिखाई दे रही हैं आपको? वियतनाम की यात्रा पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। अभी अमेरिका ने 2 दिन पहले वियतनाम को इस बात की चेतावनी भी दी थी कि वो चीन के सामानों को अमेरिका के बाजार में ना पहुंचाए। वियतनाम के साथ चीन एक बड़े समझौते की तैयारी कर रहा है, जिसमें वियतनाम की इंफ्रास्ट्रक्चर में चीन निवेश करेगा, और यही चाइना की स्ट्रेटेजी रहती है BRI व्यवस्था के तहत, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। तो वियतनाम पहली बड़ी एशियाई अर्थव्यवस्था है जो चीन और अमेरिका के बीच फंसी हुई है, और अमेरिकी और चीन के राष्ट्रपति बेहद नपे-तुले रणनीतिक ढंग से वियतनाम की यात्रा पर गए हैं। हनोई में बातचीत चल रही है, उसके नतीजों और फैसलों पर हमारी निगाह रहेगी, लेकिन ये अमेरिका के लिए इस बिसात पर चीन का पहला मोहरा है। तो वियतनाम को इससे पहले कि वियतनाम अमेरिका की तरफ खिसके, उसे वो अपनी तरफ खींच लेना चाहता है। जी, इस बीच बीते एक हफ्ते के दौरान अमेरिका में ऐसे कई घटनाक्रम हुए हैं जिनकी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ के मामले में यू टर्न लेना पड़ा है। अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट की वजह से ट्रंप पर पहले से दबाव था, फिर अमेरिकी डॉलर में भी भारी गिरावट आई और बाद में अमेरिका के बॉन्ड बाजार में विदेशी निवेशकों की बिकवाली बढ़ गई। इसके अलावा टैरिफ की वजह से अमेरिका में महंगाई बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। इन तमाम वजहों से राष्ट्रपति ट्रंप को टैरिफ के मामले में यू टर्न लेना पड़ा है। सर, ट्रंप ने तो ये कहा था कि बॉन्ड मार्केट ठीक है, लेकिन डॉलर में लगातार गिरावट है। ऐसी क्यों स्थिति देखने को मिल रही है सर? भी डॉलर को देखकर आश्चर्य होता है, और यह बेहद चौंकाने वाला घटनाक्रम है। अमेरिकी डॉलर 10 साल के न्यूनतम स्तर पर, यूरो के खिलाफ, स्विस फ्रैंक के खिलाफ 10 साल के न्यूनतम स्तर पर है, और यूरो के खिलाफ 3 साल के न्यूनतम स्तर पर है। अमेरिकी डॉलर ये एक पैराडॉक्स है, बड़ी असंगति है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये सारे फैसले उठा रहे हैं टैरिफ वाले। वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कह रहे हैं। उनका कहना है ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर आएंगे अमेरिका में इस टैरिफ से, और अमेरिका की करेंसी बुरी तरह गड्ढे में जा रही है।
आज की स्थिति ये थी, आज सुबह स्विस फ्रैंक, येन और यूरो के मुकाबले डॉलर में रिकॉर्ड गिरावट आई। स्विस फ्रैंक के खिलाफ 10 साल के और यूरो के खिलाफ 3 साल के निचले स्तर पर था। निवेशक ऐसा इसलिए है क्योंकि स्विस फ्रैंक, येन और यूरो सेफ हेवन एसेट्स हो गए। ये बिल्कुल उल्टा है। डॉलर को सेफ हेवन करेंसी माना जाता था, दुनिया के देश डॉलर में निवेश करते थे, और अब निवेशक डॉलर को छोड़कर यूरो, फ्रैंक और येन में निवेश कर रहे हैं। इसका अगर ये परिस्थिति अगले अगले 20 दिन 25 दिन तक बनी रही तो दुनिया के विदेशी मुद्रा भंडारों में भी हमें बदलाव होता दिखाई देगा, क्योंकि डॉलर की गिरावट के बाद डॉलर एसेट्स की वैल्यू गिरेगी और विदेशी मुद्रा भंडारों को, बैंकों को अपने विदेशी मुद्रा भंडारों का करेंसी स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा। निवेशकों का भरोसा डॉलर में जिसमें टूटा है, उसका सीधा असर हमें बॉन्ड बाजार पर भी दिखाई दिया है। हालांकि इससे दुनिया की करेंसीज, दुनिया की कई सारी निर्यातक करेंसीज, एशिया की करेंसीज मजबूत हुई हैं क्योंकि डॉलर गिरा है। पर डॉलर का हिलना अमेरिकी अर्थव्यवस्था में घटते भरोसे का बड़ा प्रमाण है, और इसलिए यूरोप की और जापान की अर्थव्यवस्थाओं की तरफ निवेशकों का रुझान दोबारा बढ़ रहा है। जी सर, लेकिन क्या बॉन्ड मार्केट में अभी भी आपको खतरे के संकेत दिखाई दे रहे हैं? डॉलर की तो स्थिति में तो विपुल जी दिखते हैं। डॉलर की गिरावट की रोशनी में आप बॉन्ड मार्केट को देखें तो आपको दिखता है कि बॉन्ड मार्केट अभी भी डोनाल्ड ट्रंप को डराएगा। 10 साल के ट्रेजरी बॉन्ड की पिछले हफ्ते 4% से कम थी, अब 4.5% के ऊपर है, और तभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था ना कि उन्होंने बॉन्ड मार्केट को सेट कर दिया है। लेकिन यील्ड फिर गिर सकती है, क्योंकि जो अनिश्चितता बनी हुई है टैरिफ को लेकर, वो आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ने वाली है। और अगर सेफ हेवन एसेट्स की तरफ निवेशकों ने बाहर निकलना शुरू किया, क्योंकि एक और खबर जो दुनिया के बॉन्ड बाजारों में, अमेरिका के बॉन्ड बाजारों में तैर रही, वो ये कि दुनिया के बैंकों ने, सेंट्रल बैंकों ने डॉलर एसेट्स की बिकवाली शुरू कर दी है, ट्रेजरीज की बिकवाली शुरू कर दी, यूएस ट्रेजरीज की बिकवाली शुरू कर दी। और अगर ये जोर पकड़ती है दुनिया के कई बाजारों से, तो फिर बॉन्ड बाजार में और ज्यादा खतरा होगा, और बॉन्ड बाजार फिर लड़खड़ाया तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किल होगा, और हमें फिर उसका असर शेयर बाजार पर भी देखने को मिलेगा। आखिरी टिप्पणी सर आपकी चलते चलते, अब चूंकि लंबा वीकेंड रहा, शेयर बाज़ार को लेकर के जो है काफ़ी लोग उत्साहित हैं कि भाई जो तेज़ी देखने को मिली है, क्या लगता है सर कि ये जो छोटा हफ्ता है और जो तेज़ी देखने को मिली है, ओपनिंग कल भी अच्छी होगी बाज़ार की? बाजार की ओपनिंग मिली जुली हो सकती है, क्योंकि पिछले 3-4 दिन में दुनिया में कई सारे बड़े घटनाक्रम हुए हैं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था का गहरा दबाव है जो हमें दिखाई दे रहा है। फार्मा और को लेकर जो डोनाल्ड ट्रंप ने आज बयान दिया है, उससे हमें फार्मा सेक्टर्स पर फिर दबाव देख सकता है बिल्कुल जी, क्योंकि भारत जेनरिक दवाओं के मामले में करीब करीब अमेरिका की 45% दवाएं भारत से जाती हैं, बायोसिमिलर्स 16% जाते हैं। तो फार्मा सेक्टर को लेकर स्पेसिफिकली डोनाल्ड ट्रंप ने फिर ये कहा है, दूसरी तीसरी बार कहा है, इसलिए हम फार्मा सेक्टर पर दबाव देख सकते हैं। इसके अलावा जो अनिश्चितता है टैरिफ को लेकर चीन और अमेरिका के बीच व्यापार युद्ध की, इसका असर भी हमें दिखेगा। मंदी का खतरा भी खत्म नहीं हुआ है। सोने की मजबूती के संकेत या इशारा मंदी आने के संकेत हैं, तो इसलिए मैं मेटल्स और जो भी दुनिया के ऐसे स्टॉक्स हैं जो रिसेशन से हिट होते हैं, उनके ऊपर भी हमें आने वाले समय में दबाव देखने को मिल सकता है। बाजार की शुरुआत कुछ थोड़ी मिली जुली सी हो सकती है। आज हमारी निगाह अमेरिका के बाजारों पर रहेगी, क्योंकि अमेरिका के बाजार आज शाम को किस तरह से खुलते हैं, इन पर हमें पता चलेगा कि कल दुनिया के बाजारों का रुख क्या होने वाला है। अंशुमान सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के दिन जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आखिर में जो कुछ वीकेंड पे घटनाक्रम रहा है, उसका असर किस तरीके से पड़ सकता है दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर। तो फिलहाल के लिए हम बोनस पॉइंट को यहाँ पर अब समाप्त कर रहे हैं। आप लोग लगातार बोनस पॉइंट के साथ बने रहिए, और अब नतीजों का दौर भी शुरू हो रहा है कि अब इन नतीजों का असर बाजार पे कैसा रहेगा, इन तमाम चीज़ों का विश्लेषण आपको दिन भर मिलता रहेगा। बोनस पॉइंट के साथ बने रहिए, द बोनस के साथ बने रहिए। मुझको इजाज़त दीजिए फिलहाल के लिए, नमस्कार।